मैं आमंत्रित करता हूं, उनके लिए एक बार फिर पुनः जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी और मंचासीन हमारे बहुत ही अच्छे जानकार वक्ता साथी और सम्मानित मेरे राजापुर गांव के मेरे समस्त मूल निवासी साथियों। तो आज हम लोगों को मॉर्निंग में पता चला कि आप लोगों के यहाँ पे ग्राम सभा होना है और विशेष मुद्दे के ऊपर में चर्चा परिचर्चा होना है। सुन के बड़ा अच्छा लगा और हमें मौका मिला आने का, हम लोग आए यहाँ पे। तो अभी जैसे हमारे निर्मल भाई जी ने बताया कि संख्या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, जितना रिक्वायर होनी चाहिए तो नहीं हो पाया है। तो हम अगली डेट को हम लोग इसकी करेंगे, इसकी जो ग्राम सभा है और जो वहाँ पे जो विषय थे उसके ऊपर में बात करेंगे ऐसा। तो साथियों अभी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उस संदर्भ में, लेकिन वो संदर्भ तो अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास में हमारी जो स्पेशल जो प्रिविलेज है 5वीं अनुसूची, उसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो 5वीं अनुसूची है ये है क्या। तो आप लोग अक्सर 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची ऐसा सुनते हैं, तो इसका बिल्कुल एक सटीक जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो साथियों अगर मैं इसको बहुत ही सरल शब्द में अगर मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा तो ये जो 5वीं अनुसूची है ये आपका रिजर्व क्षेत्र है, ये आपका अधिकार, आपका शासन प्रणाली चलाने का एक विशेष क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची आपके घर की तरह है। जैसे ये जो घर है आपका, इस घर में इस घर को चलाने के लिए जो तमाम जो रिक्वायर है, जो जरूरत है कि मुझे यहाँ पे कैसा घर चलाना है, इस घर को चलाने के लिए हमारा नियम होता है कि नहीं होता है। इस घर को चलाने के लिए बजट भी होता है कि हमें 12,000 15,000 20,000 रुपए से महीना चला लेंगे। बजट होता है कि नहीं होता है। आप बाहरी जो दुश्मन है उनसे भी सुरक्षित रखते हैं घर को, कि कोई भी बाहरी हमला कर देता तो हमला होने देते हैं क्या। तो ये तमाम तरह की जो बंदोबस्त हम जैसे अपने घर पे करते हैं, वैसे ही तमाम तरह की जो बंदोबस्त है वो हमारे 5वीं क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में होना है। हमसे भूल चूक क्या हो जाता है कि हमारा जो चौकीदार है, चौकीदार कौन है हमारा? नरेंद्र मोदी, कलेक्टर है ना। तो आप कलेक्टर के पास में जाके गिड़गिड़ाते हैं, समस्या नंबर 1। आप एसडीएम के पास में जाके गिड़गिड़ाते हैं। अभी ये आपका घर है, इस घर में आप एक नौकर रखे हुए हैं, आप नौकर को चिट्ठी लिखेंगे, है ना। आप एक कमियां जो रखते थे पहले हमारे जमाने में, तो वैसा कमियां को आप गिड़गिड़ाएंगे कि भाई अभी हमारा वहां फलाना ठिकाना का कार्यक्रम है या फलाना फलाना जगह का हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है, आप सॉल्व कर दो। वो कर पाएगा क्या? आपका जो कमियां है जिसको आप रखे घर में काम करने के लिए, कर पाएगा क्या? तो भैया जो मालिक है वो समाधान करता है और जो नौकर होता है उस समाधान में अमल करता है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। अभी मालिक का जो खेत है उसका पिंडी फूट गया, उसका कोड़ने वालों ने खोद दिया ज्यादा और पिंडी फूट गया। मालिक ने नौकर को आदेश दिया कि वो जो पिंडी फूट गया है उसको जाके बांधना है आपको। तो नौकर अमल किया, बंधाया कि नहीं बंधाया। लेकिन अगर आप नौकर के पास में जाके गिड़गिड़ाएंगे, हैरे पिंडी धसक गया, बह गया, नौकर क्या करेगा? ऐसा मुड़ी नहीं खुजवाएगा, अरे साला मेरे को आदेश कहीं नहीं दे रहा है इस टाइम का। तो मालिक को आदेश देने का अधिकार है। और ये जो आप जिनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अरे उसको अमल करने का अधिकार है भाई, वो अमल करेगा। अभी जैसे आप ग्राम सभा यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। आज ग्राम सभा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे ग्राम सभा के द्वारा जो भी विधि आपको पास करना है, जो भी समाधान पास करना है, वो आप यहाँ पे सर्वसम्मति से पास करेंगे। सर्वसम्मति से पास करने का अधिकार क्यों है? क्योंकि आपके पास में संविधान का अनुच्छेद 244 है और संविधान 244 का जो
अनुच्छेद है वो आपको विधि बनाने का अधिकार देता है, वो आपको उस विधि को, कानून, उसको अमल करने का अधिकार देता है, और उस कानून को जो नहीं मानता है उसको सजा देने का भी अधिकार है। आप लोगों के पास में सजा देने के लिए कांजी हाउस है, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? ना यार, अपने आप को मालिक बोलते हैं और कांजी हाउस बनाए नहीं, कैसे सजा दोगे भाई? आपके व्यवस्था में आके इडिंग तिडिंग करेगा आपको तो उसको सजा नहीं दोगे क्या? समझ में आना ना मेरा बात यार? तो जब तक आप लोगों को मालिक का एहसास नहीं होगा तो भाई आप कैसे आप चलाएंगे ऐसा? मालिक जैसा व्यवहार करना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं बालक था, अभी मैं सयाना हो चुका हूं, तो व्यवहार सयाने जैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों को मैं इसीलिए आया हूं सयाना बनाने के लिए। सयाना बनना बहुत जरूरी है। और भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और वामसेव का कहीं भी कार्यक्रम हो, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी काम बुता को छोड़ छाड़ के आना है। सीखोगे, सुनोगे तो सीखोगे, नहीं सुनोगे तो नहीं सीख पाओगे। जैसा आपने सुना है केंद्र सरकार, सुने हैं ना, राज्य सरकार, जिला सरकार, ऐसा सुने हैं ना आप लोग? वैसे ही आप लोगों का स्वैत सरकार है। जब राज्य सरकार को अपना राज्य सरकार चलाना होता है तो क्या वो जिला सरकार से राय मशवरा लेता है क्या? और जब केंद्र सरकार को अपना केंद्र सरकार चलाना होता है तो आपको क्या लगता है वो राज्य सरकार से राय मशवरा लेता होगा? तो आप लोगों के सामने सेल्फ गवर्नेंस है, स्वैत शासन है। आप लोग दूसरों से आप लोग राय मशवरा लेते हैं। जो आपका कमियां है, जो आपका चौकीदार है, उससे आप राय मशवरा लेते हैं। राय मशवरा मिलेगा क्या? राय मशवरा किससे लेना है? राय मशवरा जिसके विशेषज्ञ हैं, जिस बात को जानते हैं, उनके माध्यम से लेना है। और मैं आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूं, मैं हम लोग 2028 में हम लोग छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बहुत ईड़ी चोटी एक लगा के रखे हुए। और ये जो कलेक्टर है, ये जो तहसीलदार है, ये जो एसपी है, एसडीएम है, साल में 365 दिन होते हैं। मैं 265 दिन उनको शिविर ही लगवाऊंगा। मैं आप लोगों की कसम खा के बोल रहा हूं कि इसी का हवा खाने ही नहीं दूंगा, ऑफिस में बैठने ही नहीं दूंगा उनको। मैं 365 दिन में 265 दिन उनका शिविर का इंतजाम लगाऊंगा। मैं 10 गांव वालों को बुलाऊंगा, बिठाऊंगा। उसके बाद में आप मालिक जैसे तो कुर्सी पे बैठे वो लोग काम करेगा। जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, लभ प्रमाण पत्र, नहर प्रमाण पत्र, महुआ प्रमाण पत्र, मैं हालत खराब कर दूंगा। सही बात बता रहा हूं मैं। तो भाई आपको ऐसा नेता चाहिए कि ठगने वाला नेता चाहिए? तो काम करने वाले का लक्षण को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी 2028 में विष्णु तो साय आएगा, अब की बार बोलोगे फिर आप ठेप दोगे उधर ही। उसके बाद में फिर भूपेश बघेल आएगा, नमहत हुल्लो परियाद, उसके बाद उधर ठेप दोगे। साल भर पछताओगे, उसके बाद में कोई काम नहीं करने वाला। क्योंकि साथियों ये जो संविधान है ये सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हम लोग सुप्रीम सरकार को मानते हैं, हम लोग सुप्रीम कलेक्टर को मानते हैं, हम लोग सुप्रीम एसडीएम को मानते हैं। यही से समस्या खड़ा होता है। इसलिए मैं बार बार अपील करता हूं, यार सभा में बैठो भैया। जब मैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे गुरुजी लोग मेरे बौद्धिक क्षमता को देखते हुए, निर्मल भाई, वो मुझे आशीर्वाद दिए कि ये साला इतना गधा लड़का है, एक एक कक्षा में पास होने के लिए ये 2-2, 3-3 साल लगाएगा, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दिए। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इतना गधा नजर आता हूं क्या? मैं उनके ऊपर, उनकी बातों पर मैं विश्वास नहीं किया। मैं बोला कि नहीं यार, थोड़ा मोड़ा गधा तो हूं, लेकिन इतना गधा नहीं हूं कि साल की कक्षा में 3-3, 4-4 साल में फेल हो जाऊंगा मैं। तो मैं आज जो आप लोगों के पास में ऐसा बोल पा रहा हूं, मैं आप लोगों को जो संविधान के अंदर की बात बता पा रहा हूं, स्वैत शासन के जो रेगुलेशन के बारे में बता पा रहा हूं, मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि प्रशिक्षण मुझे मिला। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा मुझे प्रशिक्षण मिला, मुझे वामसेव के द्वारा प्रशिक्षण मिला, मुझे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रशिक्षण मिला।
और पूरे देश भर के अंदर में हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे जो आदिवासी लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक्सपर्ट हैं, उनके साथ में हमारा बहुत अच्छा मतलब कि उनके साथ में हम लोग का ये ट्यूशन लेने का काम चल रहा है। बहुत सारी बातें ये हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे केंद्र सरकार होता है, जैसे राज्य सरकार होता है, जैसे जिला सरकार होता है, वैसे ही स्वायत्त सरकार होता है, स्वायत्त शासन होता है, सेल्फ गवर्नेंस होता है। और इसको चलाने के लिए आप लोगों को एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और मैं हमारे समाज के जितने भी जो युवा लोग हैं, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, मैं बोलूंगा कि आप इसके लिए बहुत तेजी से आप लोग काम करना शुरू कीजिए। दूसरों के भरोसे ये नहीं चलेगा, ये आपके भरोसे चलेगा, क्योंकि ये आपका राजपाट है। 1833 में वीर बुधु भगत जब समाज के गुंडे मवाली लोग आदिवासियों को परेशान करते थे, विशेष बात बता रहा हूं, 1833 में उन गुंडे मवाली बदमाशियों के विरोध में उलगुलान किया, बहुत भयंकर, इतना भयंकर उलगुलान था। और आदिवासियों के जो जिद्दीपना था, उन सब चीजों को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मजबूर हो गया। उसी समय हमारे लोगों को प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार मिल गया। उसी समय जब ब्रिटिश यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलता था हमारे भारत में, उसी समय भारत सरकार अधिनियम 1935 में आर्टिकल 91-92 में पुनः फिर उसको आदिवासियों को दिया गया। ये दूसरी बार है। तीसरी बार 1950 में जब संविधान लागू किया गया, 1947 के बाद में 1950 में, तो अनुच्छेद 244 में फिर ये अधिकार आपको तीसरी बार मिला। ये बातें आप लोगों को कितना पता था बताइए, तो हाथ खड़ा करके। पता था? खुल के बताओ यार। तो ये बात अगर पता नहीं हो तो हम सरकार कैसे चलाएंगे यार? सरकार चलाने के लिए ज्ञानवान, दक्ष और एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, और ये प्रशिक्षण से आता है। आपके पास में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट विधि बनाने का अधिकार रखता है, विधि बनाने का अधिकार आपके पास में दो। ये जो अनुच्छेद 13 का काम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आदिवासियों की जहां पे व्यवस्था पहले से चल रही थी, हमारे निर्मल भाई ने बोला कि आज से पहले जब पुलिस प्रशासन नहीं था, जब जिला प्रशासन नहीं था, तो हमारे लोग कबीला चलाते थे, समुदाय चलाते थे, तो थोड़ा मोड़ा झगड़ा, थोड़ा मोड़ा गिला शिकवा तो होता ही था ना। तो वो कैसे संभालते थे हमारे लोग? तो उस संभालने की विधि को ही बोला जाता है साथियों, उस विधि को ही बोला जाता है राजी पढ़ा, उस विधि को बोला जाता था रूढ़ी प्रथा, उस विधि को बोला जाता था कानून की प्रथा, विद्यमान विधि। तो अभी जो विद्यमान विधि है, अभी वर्तमान में 1950 के बाद केंद्र सरकार आपके विरोध में कानून बना रहा है। राज्य सरकार, जिला सरकार, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर वगैरह वगैरह बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आपके विरोध में कानून बना रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि है तौबा मचा दे, अरे बाप रे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 13 का पढ़े होते तो उसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी जहां निवास करता है, जो विद्यमान विधि है अभी की 1950 की, वो स्वतः शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये है फार्मूला। जब आपके ऊपर में केंद्र सरकार का कानून लागू ही नहीं होता है, अकबकाने की क्या जरूरत है तौबा होने की क्या जरूरत है? अभी त्रिशोट में हमारे बहुत सारे साथी लोग बैठे हुए थे कुछ समस्याओं को लेके, और हमें वहां पे जाने का मौका मिला। तो हमने 9 अप्रैल को जसपुर में जेल भरो आंदोलन किया, और जेल भरो आंदोलन किया तो प्रशासन का एक जमे जमाया डायलॉग होता है। वो डायलॉग क्या है? अनुमति दिखाओ, अनुमति दिखाओ। जो भी आंदोलन किया होगा या फिर जो कार्यक्रम किया होगा उनको पता है, अनुमति अनुमति इतना बार बोला जाता है, क्या बताएं हम, तहसीलदार के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, अनुमति अनुमति अनुमति। तो जसपुर में इस टाइप का अभी 9 अप्रैल को घटना घटा। हमें जेल भरो आंदोलन का जिला संयोजक बनाया गया भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हमारे 5 सूत्रीय मांगों को लेके। उस 5 सूत्रीय मांगों में ईवीएम मशीन से वोट नहीं होना चाहिए, ये था। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, ये दूसरा मुद्दा था। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में अभद्र टिप्पणी अमित शाह ने किया था, उसके विरोध में 3.5% विदेशी ब्राह्मण इस देश में कब्जा जमा के बैठा हुआ है, चौथा मुद्दा था। 5वां मुद्दा बताओ सर। बोध गया।
ये जो बोध गया, ये बिहार में जो बुद्धिस्ट लोगों का जो मंदिर है, उसमें ब्राह्मण जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ था, तो ब्राह्मणों को खदेड़ा भैया। ये 5 मुद्दा था। उस मुद्दे को लेके भारत 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन हुआ और मुझे संयोजक के रूप में जिम्मेदारी लगाया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं संगठन का, माननीय वामन विश्राम साहब का, और हमारे जो भारत मुक्ति मोर्चा की प्रदेश कमेटी का, कि मुझे उन्होंने मौका दिया और हमने जिम्मेदारी के साथ उस काम को करना शुरू किया। और जैसे हमारे संगठन ने हमको निर्देश दिया कि आप संयोजक के रूप में जिम्मेदारी लगाए करेंगे जिले में, और आप सूचना देंगे सरकार को, प्रशासन को, तो हमने सूचना दिया। उसके बाद 9 तारीख पहुंच गया और हम लोग इसी टाइप का उस जगह पे जहाँ पे हमें जेल भरो आंदोलन के लिए मिलना था, वहां पे जमा होना था, वहां पे पहुंचे। प्रशासन अमला आया वहां पे, और उसके बाद में फिर वो तहसीलदार मैम को मैं बढ़िया से पहचानता हूँ। मैं बड़े शराफत के साथ में मैंने उनको बोला गुड मॉर्निंग मैम, और कैसे हैं, बढ़िया है, ठीक ठाक है सर। ये सब बढ़िया से बात हुआ। उसके बाद में फिर वार्तालाप बढ़ा। उन्होंने मुझे पूछा अनुमति किधर है। मैंने उसको जवाब दिया अनुमति मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अनुच्छेद 19 मुझे बोल रहा है कि आपको सभा शांतिपूर्ण तरीके से करने का अधिकार है। वो मेरे को आदेश दिया, वो मेरे को अनुमति दिया है, उस अनुमति का पालन आपको करना है। वो तो फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकार है हर किसी के लिए। तो जब संविधान पहले से हमको इजाजत दे रहा है कि भाई तुम शांतिपूर्ण तरीके से, हुड़दंगी से नहीं भाई, शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप सभा कर सकते हो, तो जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो बोल रहा है कि मेरे से आपको लेना पड़ेगा। अरे भाई जब तेरे से ही लेना पड़ेगा तो अनुच्छेद 19 मेरे को दे रहा है, उसका क्या होगा? वो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब कि सरकारी नौकर। अब वो बोल रहा है कि मेरे से तेरे को लेना पड़ेगा। अब वो मेरे को चमकाने लगी, मेरा दिमाग थोड़ा सा 360 एंगल घूमा बढ़िया से। मैं बोला मैडम जी मैं जहां खड़ा होता हूं उस जगह पे तुम्हारे केंद्र सरकार का कानून 0 हो जाता है, पता है क्या तुमको? ऐसा मैंने ऐसा जवाब दिया मैडम जी को मैं, कि मैं आदिवासी हूं, मैं ऑनर ऑफ इंडिया हूं। मैं जहां पे खड़ा होता हूं मेरे 5th शेड्यूल इलाके में सभा करने के लिए, काम करने के लिए, उस जगह पे आपका केंद्र सरकार का जो कानून है वो 0 हो जाता है। तो अब वो जो मैडम है अब दूसरा मेरे को बोली कि मैं अभी तत्काल तुम्हारे ऊपर में FIR करूंगी। जिगर कलेजा मजबूत करो, लड़ाई है भैया, जिगर कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। ये कोकोरोमो लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, तेज तर्रार और दबंग आदमी लड़ाई लड़ पाएगा, है ना। और आज की जो मुलाकात है आप लोगों को दबंग बनाने की है, दबंग बनने के लिए तैयार है ना। तो दूसरे नंबर पे उन्होंने मुझे चमकाया और वो चमकाए कि मैं तेरे ऊपर भी तत्काल FIR करूंगी। मैं बोला ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, ये आपका राइट बनता है। मैं मेरे सेल्फ गवर्नेंस का विधि का यहाँ पे मैं निर्माता हूं, उस विधि को इंप्लीमेंट करने का अधिकार मेरे पास में है। और इस विधि के खिलाफ में जाने वालों के लिए मैं यहाँ पे चीफ जस्टिस भी हूं और आपके ऊपर मैं देशद्रोह का मुकदमा मैं दर्ज करूंगा, ये मेरा जवाब। और देशद्रोह का मुकदमा कैसे दर्ज होता है? जो संविधान के विरोध में काम करता है, जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, उसके ऊपर में देशद्रोह और संविधान द्रोह की धारा लगती है। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा करूंगा आपके ऊपर, आप कलम चलाओ मैं भी कलम चलाऊंगा। पिछले समय में नहीं जानता था, इसलिए मैं जेल ढुक गया, मुझे नहीं पता था। तो मैं भाषण कर रहा था, मैं सलिया टोली मैदान में, हमारे निर्मल भाई गए हुए थे और इतना ज्यादा वहां पे हुआ, मतलब कि ऐसा हुआ कि हम निर्मल भाई को मौके नहीं दे पाए। हमने इनको बुलाया वक्ता के रूप में, हमने नाम लिखा वहां पे और हमने 12 लोग भाषण किए, उसमें से हमारे दिग्गज साहब भी हैं। ये ज्यादा स्मार्ट निकले, ये अग्रिम जमानत करा लिए और हम लोग जेल में घुस गए। तो उस समय साथियों मैं अपने लोगों को समझाने के लिए मैंने बोला कि तुझे देखा तो मैं जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो मेरे ऊपर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा दिया। अश्लीलता फैलाने में कौन सा धारा लगता है यार? 294 या कुछ ऐसा धारा लगता है। ये धारा लगा दिए, अब मेरे को पता ही नहीं। तो मेरे को 7 दिन जेल में चक्की पिसिंग करना पड़ा है, नहीं जानने के वजह से। देखिए कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है।
अगर मुझे ये पांचवी अनुसूची का ये कानून अगर मुझे पता होता, मैं तुरंत ग्राम सभा बिठाता, मैं तुरंत विधि बनाता और प्रशासन को मैं चिट्ठी लिख के देता, मैं पुलिस प्रशासन को कि 5th शेड्यूल है और जहां पे आदिवासी सभा करता है, काम करता है, जहां पे रहता है, वहां पे तुम्हारा जो इंडियन पिनल कोड है पूरा 0 हो जाता है और तुम संविधान के विरोध में काम करने का प्रयास किए तो हम तुमको राजापुर के जो कांजी सो हाउस है उसमें सर्वसम्मति से 7 दिन का सजा का प्रावधान आपको घोषित करते हैं। हमको चक्की फिशिंग करवाया, ग्राम सभा की ताकत की वजह से मैं उनको यहां पे चक्की फिशिंग करवाता, लेकिन मुझे पता नहीं था और मैं जेल घुस गया भाई 7 दिन के लिए। उसके बाद में ये जो तमाम चीजें हैं वो धीरे धीरे पता चलता है, तमाम चीजें धीरे धीरे पता चलता है तो आप लोगों को भी पता चलेगा करना क्या है। गंभीरता के साथ में समझने के लिए आपको वक्त देना है, ये इतना मुश्किल नहीं है। संगति कम हो जाता है, इधर घुसता नहीं है। अभी यहाँ पे जितना भी जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हर किसी को बढ़िया से कुरुख बोलना आता होगा, कुरुख बोली बोलना आता होगा और सादरी बोलना भी आता होगा। आता है कि नहीं आता है? आप लोग कुरुख बोलने के लिए और सादरी बोलने के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी में कॉलेज करने गए थे? बताओ, गए थे? इंदिराम खीर के दिन नासगो, इसको सीखने के लिए आप रायगढ़ कॉलेज गए थे क्या? कैसे सीखे आप? बोलते बोलते, सुनते सुनते, संगति में। तो ये जो 5वीं अनुसूची है, ये बोलते बोलते, सुनते सुनते आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन समस्या क्या होता है कि हम लोग संगति नहीं करते ना। बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अरे 2 किलो का खरबूजा एक खरबूजे को देख के पक जाता है। तो हमारे जिंदा इंसान लोग, हमारे जैसे एक्सपर्ट लोगों को देख के आप लोग नहीं बदलेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। मालिक मालिक एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं मालिक हूं, ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ये तो है संगति, यही है संगति। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारा फार्मूला है। तो आप लोग अभी कलेक्टर के सामने मोरल ऑफ द स्पीच क्या है, मैंने जो अभी 10-15 मिनट आप लोगों के सामने बातों को रखा, मोरल ऑफ स्पीच क्या है, कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ाओ मत। आप लोग अपना विधि बनाइए, आपको जो चाहिए, आपके पास में विधि बनाने का कानून है, आप उनको नोटिस डालिए, आप उनको नोटिस डालिए, आप उसको आदेश देने का काम कीजिए कि ग्राम सभा फलाना के द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है और इसको सूचना आपको दी जाती है। अमल लाइए। 275 आर्टिकल में पैसा कहां से आएगा? भारत सरकार संचित निधि अधिनियम, उसको पढ़िए। पैसा बम्बा में भारत सरकार के पास में पड़ा हुआ है। उस वित्त के ऊपर में हम लोगों को कैसा काम करना है, वो सब बहुत सारी जो पहलू है वो सब बताना है आप लोगों को। एक दिन में हो नहीं पाता ना। आज हम लोग पूरा एकदम कॉकटेल जैसा वक्ता, ये भी ये वक्ता, ये भी वक्ता, हम भी वक्ता, अभी पूरे के पूरे जहां के वक्ता लोग हैं, तो सबको समय देना पड़ रहा है। इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको निपटाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप मालिक हैं, आप लोगों को मालिक जैसा इधर पैदा करना पड़ेगा और वो लगातार एसोसिएट रहने से, बात करते रहने से, सुनते रहने से धीरे धीरे आ जाता है। तो हर समस्या का समाधान आपके ग्राम सभा के माध्यम से है, आपके निर्णय लेने के माध्यम से है और आपके निर्णय को मानना जिला सरकार को बंधन कारक है। हवा हवाई बात नहीं है, बंधन कारक है। इतनी बड़ी पावर आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको यहाँ पे संविधान में दिया गया है। आपके मर्जी के बगैर, बोलते हैं ना भगवान के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं। वो डायलॉग थोड़ा थोड़ा गलत है यार। हिल तो रहा है ना, मर्जी है तभी तो हिल रहा है भाई। भगवान की मर्जी है तभी पत्ता हिल रहा है कि नहीं हिल रहा उधर वाला। लेकिन आप लोगों के मर्जी के बगैर आप लोगों के साथ में अन्याय नहीं हो सकता। आप लोगों के मर्जी के बगैर यहाँ का जिला प्रशासन आप लोगों के साथ में अन्याय नहीं कर सकता। अनजाने में आप लोग उनको मौका दे देते हैं और उस मौका का गलत तरीके से लोग फायदा उठाता है। आप लोग प्रशिक्षित होने की दिशा में आगे बढ़िए। आप लोगों को अगर लगता है कि प्रशिक्षण की जरूरत है, हमारे जो मित्र मंडली हैं, हमारे जयमन जी हैं, हमारे निर्मल साहब हैं और भी बहुत सारे हमारे इष्ट मित्र लोग हैं, उनके माध्यम से फिर दोबारा थोड़ा सा जो हमारा जो कैडर प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पहल कीजिए ताकि दिन भर के अंदर में बहुत सारी जो बातें हैं उसको बाकायदा ब्लैक बोर्ड के अंदर में और आपका जो प्रोजेक्टर में जो पीपीटी प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से आपको बताया जाए ताकि कहाँ पे कैसा होता है।
तब जाके हम लोग और बेहतर कर पाएंगे। और जब कभी भी कुछ समस्या होगा, हाँ, और यहाँ पे 26 और 27 तो हमारे सरगुजा संभाग में 26 तारीख को एक दिवसीय प्रशिक्षण का यहाँ पे कार्यक्रम लगाया गया है। और वो जो प्रशिक्षक है वो बहुत जबरदस्त है, वो एकदम से बहुत खतरनाक आदमी है वो। और वो साहब का नाम है अरविंद कच्छप साहब। मैं एक बार उनके लिए जोरदार तालियों की गुजारिश करूंगा। बहुत प्रभावित हुआ हूं मैं उस सज्जन से। तो वो एक ट्रेनर के रूप में सरगुजा वासियों के लिए वहां पे एक ट्रेनिंग के रूप में वो प्रबोधन करेंगे 26 तारीख को। और मैं अपील करता हूं, हजारों लाखों की संख्या में अपन को सुनने जाइए। जितना जल्दी सुनेंगे उतना जल्दी होशियार बनेंगे और बहुत ज्यादा खर्रा खर्री काम हो जाएगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर इतनी ही बात बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय मूल्यवासी।